गुड इवनिंग कृषि छात्रों। आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम रिवीजन करने जा रहे हैं 12वीं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय व मृदा निर्माण। कल हमने मृदा का संगठन, उसके बाद में मृदा प्रोफाइल और भूपपड़ी आदि चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हम आज जो अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में, इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे चट्टानें हम आज पढ़ेंगे, खनिज, उसके बाद में चट्टानों का अपक्षय, किस किस प्रकार से अपक्षय होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मृदा निर्माण और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ये चैप्टर जो है वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज 4 नंबर का है, अर्थात इस चैप्टर में से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर क्वेश्चन सम्मिलित है। और उसके बाद में बड़े क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं, तो उनकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो देखिए, हम बात करेंगे यहां पर चट्टानों की। चट्टान क्या होती है? चट्टान, रॉक, खनिज पदार्थों से निर्मित ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ से निर्मित ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। खनिज पदार्थ से निर्मित ठोस पदार्थ को चट्टान कहते हैं। चट्टानों का निर्माण जो है वो लावा से होता है। किससे होता है? लावा से। लावा क्या होता है? जो मिट्टी के अंदर जो कोर पार्ट में जो जमा रहता है, वो ताप के कारण जो है उफन करके ऊपर आता है, और कुछ लावा जो है वो पृथ्वी के निचली सतहों में भी जमा रह जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। तो सीमेंटेशन जो होता है, लावा का जो सीमेंटेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? चट्टान कहेंगे। तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं चट्टान के बारे में। चट्टान खनिज पदार्थों से निर्मित ठोस पदार्थ है। दूसरा है एक खनिज युक्त चट्टान, लाइमस्टोन। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कौन सी चट्टान है जो एक खनिज से निर्मित होती है, तो उसका नाम क्या है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक खनिज से निर्मित चट्टान है, और उस खनिज का नाम है कैल्साइट। कैल्साइट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? खनिज रूप में कैल्साइट कहते हैं। और लाइमस्टोन में अप्रोक्स 48 से लेकर के 98% तक जो है वो क्या पाया जा सकता है? CaCO3 पाया जाता है। तो एक ही खनिज से निर्मित जो है चट्टान है लाइमस्टोन। उसके बाद में अनेक या बहुखनिज चट्टान जो है वो ग्रेफाइट होती है। इसमें एक से अधिक जो है वो खनिज पाए जाते हैं। तो मल्टी मिनरल रॉक कौन सी होगी? मल्टी मिनरल रॉक जो होगी वो ग्रेफाइट होगी। सिंगल मिनरल रॉक जो होगी वो लाइमस्टोन होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको मैं चट्टान की साइकिल के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। चट्टान जो है वो किस प्रकार से निर्मित होती है। तो सबसे पहली स्टेज जो होती है वो लावा के बाहर आने के बाद में ये ठोस रूप में ठंडा होता है, ठोस रूप में ठंडा हो जाता है, और उसके बाद में सीमेंटेशन होता है। क्या होता है? सीमेंटेशन, मतलब सीमेंट की तरह कठोरता आ जाती है, और उससे जो चट्टान बन रही है उसको हम क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है? प्राथमिक चट्टान है। सबसे पहले जो निर्मित होती है उस चट्टान को हम क्या कह रहे हैं? प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक चट्टान है। आग्नेय चट्टान के टूटने के फलस्वरूप आग्नेय चट्टान के भौतिक अपक्षय से, आग्नेय चट्टान के भौतिक अपक्षय से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। ज्यादातर जल के द्वारा, हवा के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है, और उससे वो डिपोजिट हो जाती है, और अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अवसादी व आग्नेय चट्टान से बाद में कौन सी चट्टान बनती है? 3rd नंबर की जो चट्टान है वो रूपांतरित चट्टान बनती है। तो चट्टानों को 3 ग्रुप में हमने बांटा है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और उसके बाद में फिर वापस से प्रक्रम चलता रहता है, और वो वापस से लावा में परिवर्तित हो जाती है, और वापस ये चक्र। तो ये हमने जो देखा है वो क्या है? रॉक साइकिल। क्या है? रॉक साइकिल, मतलब चट्टान चक्र। अब हम देखते हैं कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है, चट्टानों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो रैपिड रिवीजन के लिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है रैपिड रिवीजन, और जरूरी भी है। हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती है, इधर देखते हैं।
चट्टानें आग्नेय, अवसादी व रूपांतरित, तीन प्रकार की चट्टानें हैं। सबसे पहले बात करेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है यहाँ पर कि ये प्राथमिक चट्टान होती है, प्राथमिक चट्टान। ठीक है, उसके बाद में लगभग थल मंडल का 95% भाग जो है 95% पार्ट जो है लिथोस्फीयर का आग्नेय चट्टान द्वारा निर्मित होता है। थल मंडल का जो है 95% भाग आग्नेय चट्टान से बना रहता है। लावा एक आग की तरह बाहर निकलता है, इसलिए इसका नाम जो रखा है हमने आग्नेय रखा है। आग के जैसे लावे से निर्मित होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, आग्नेय। और ये कठोर चट्टान होती है, अति कठोर चट्टान है, क्रिस्टलीय होती है। उसके बाद में इसे मात्र चट्टान भी कहते हैं या जन्मदात्री चट्टान भी कहेंगे। क्या कहेंगे, जन्मदात्री। आग्नेय या जन्मदात्री मतलब सभी चट्टानों का निर्माण जो है आग्नेय चट्टान से होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जन्मदात्री चट्टान या मात्र चट्टान या मदर रॉक इसे हम कहते हैं। उसके बाद में हम जो आग्नेय चट्टान है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरस्थ आग्नेय और दूसरा है बाह्यस्थ आग्नेय, मतलब प्लूटोनिक रॉक एंड वोल्केनिक रॉक। अगर मान लो मैग्मा या लावा जो है वो बाहर आकर के सतह पे आकर के डिपॉजिट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं बाह्यस्थ आग्नेय, जिसका उदाहरण यहाँ पर है बेसाल्ट। लावा बाहर जमा होना, लावा अगर बाहर जमा हो जाता है तो उसे हम बाह्यस्थ आग्नेय चट्टान कहेंगे, वोल्केनिक रॉक कहेंगे। अगर मान लो लावा जो है अंदर ही पृथ्वी में डिपॉजिट होकर के सीमेंटेड हो जाता है और कठोर हो जाता है, वहां जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसे हम आंतरस्थ आग्नेय या प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। उसमें आ जाएगा ग्रेनाइट। तो जैसे मान लो आपके क्वेश्चन आ जाता है कि आग्नेय चट्टान को परिभाषित करो तथा इसके बारे में बताइए, तो आप आराम से जो है आग्नेय चट्टान के बारे में ये पॉइंट लिख करके और उसको क्लासिफाई कर सकते हो, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर क्या है वो भी देख लेते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर चट्टानें, आग्नेय चट्टानें तीन प्रकार की होती है, अम्लीय, माध्यमिक एंड क्षारीय, एसिडिक, इंटरमीडिएट एंड बेसिक रॉक। अम्लीय चट्टान जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है, उसे हम अम्लीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें एग्जांपल आपके पास है ग्रेनाइट, इसमें एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट। ऐसे ही माध्यमिक रॉक की बात करें तो 55 से 65% जिसमें सिलिका की मात्रा होती है उसे हम माध्यमिक कहते हैं। इसमें डायोराइट भी आ जाती है, एंडीसाइट भी आ जाता है। एंडीसाइट चट्टान भी इसी के अंदर सम्मिलित की जाएगी। उसके बाद में आता है क्षारीय, जिसमें सिलिका की मात्रा 45 से और 55% होती है, उसे हम क्षारीय आग्नेय चट्टान कहेंगे। और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेसाल्ट। बेसाल्ट मतलब जिसमें बेस ज्यादा है उसे हम क्या कह रहे हैं, बेसाल्ट कह रहे हैं। तो बेसाल्ट चट्टान हो गई। ये हमने बात की किसकी, आग्नेय चट्टान की। आग्नेय चट्टान के बारे में कुछ और चीजें ऐसी है जो मैं आपको बता देता हूं। आग्नेय चट्टान जो होती है वो स्तरहीन चट्टान है। कैसी चट्टान है, जैसे यहां हम लिख देंगे स्तरहीन, मतलब इसमें जो है परतों का निर्माण नहीं होता, तो परतहीन चट्टान हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, परतहीन। ये चट्टान परतहीन होती है। और ऐसे ही अवसादी चट्टान जो होती है वो परतदार चट्टानी होती है। कैसी होती है, परतदार, मतलब इसमें स्तर पाए जाते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे जो है डिपॉजिट होती है। आगे हम बात करेंगे ग्रेनाइट के केस में। अगर हम बात करें ग्रेनाइट पर्टिकुलर की, अगर वर्णन करना पड़े हमें कि जैसे ग्रेनाइट का वर्णन करना है, तो ग्रेनाइट में हम क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले यह आग्नेय चट्टान है, यह स्तरहीन होती है, कठोर होती है, क्रिस्टलीय होती है, यह अम्लीय होती है, इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है। अगला ये प्लूटोनिक रॉक है, अर्थात लावा जो है वो भूमि के अंदर ही जमने से निर्मित होती है। तो इतना सारा हम इसमें लिख सकते हैं। आगे आ जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। आग्नेय चट्टान से निर्मित होती है। किससे चट्टान से निर्मित होगी, आग्नेय चट्टान से। जैसे कि हमने कहा प्राथमिक चट्टान आग्नेय होती है, उसी से बाकी चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान से निर्मित होती है, भौतिक अपक्षय के कारण निर्मित होती है। भौतिक अपक्षय का मतलब जैसे कि जल, वायु, ताप, बर्फ, बिजली, हिमकण आदि से निर्मित होगी, उनके द्वारा टूटेगी। और जो चट्टान टुकड़ों में टूट जाती है, बाह्य उसको हम फिजिकली देख सकते हैं कि वो टूट रही है, जैसे कंकड़ में विभक्त हो रही है या छोटे रूप में विभक्त हो रही है,
तो जो आकार से टूट रही है तो उसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं, जिसमें कि भौतिक रूप से टूट जाती है। रासायनिक में केमिकल रिएक्शन होकर के आकार वही रहेगा पर बाकी चेंजेस उसमें आ जाते हैं तो वो रासायनिक अपक्षय होता है। भौतिक अपक्षय के कारण निर्मित होती है। अच्छा, इन चट्टानों को जलज चट्टानें कहते हैं क्योंकि अधिकतर जो अवसादी चट्टानें होती है वो जल के द्वारा डिपोजिट की जाती है या जल के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमाई जाती है। तो सेल चट्टानें भी कहा जाता है, जलज है इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सेल चट्टानें भी कहते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म या फोसिल जो होते हैं उनके अवशेष पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी चट्टानें हैं जिनमें फोसिल पाए जाते हैं या जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अवसादी चट्टानों में जो है वो जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। अगला है उदाहरण क्या क्या है इसके, लाइमस्टोन है और सैंडस्टोन है। लाइमस्टोन जैसे कि मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना रहता है और सैंडस्टोन जो है वो क्वार्ट्ज से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, क्वार्ट्ज से। और लाइमस्टोन आपका किससे निर्मित होगा, कैल्साइट से निर्मित होता है। कैल्साइट किससे निर्मित होता है, कैल्साइट से निर्मित होता है। तो ये चीज आपकी क्लियर है यहां तक सेडिमेंट्री रॉक तक। अगला आता है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें क्या होती है, रूपांतरित चट्टानों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि रूपांतरित चट्टानें क्या होती है। रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण जो है वो आग्नेय व अवसादी चट्टानों से होता है। आग्नेय व अवसादी चट्टानों से निर्मित चट्टानें हैं। अत्यधिक कठोर चट्टानें होती है। रासायनिक अपक्षय या रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होती है। रासायनिक अपक्षय भी यहां पर लिख सकते हैं, रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग, तो केमिकल वेदरिंग से निर्मित होती है। दाब व ताप के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए इनमें क्या आ जाएगा, उदाहरण है मार्बल, इसमें आ जाएगा नीस, सिस्ट, उसके बाद में क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट ऐसी चट्टान है जिसका निर्माण क्वार्ट्ज से होता है। क्वार्ट्ज प्राथमिक चट्टान है और उससे निर्मित होती है तो क्वार्टजाइट हो जाता है। ऐसे ही जैसे कोयला है, पीट है, ये एक दूसरे से मिलती जुलती हुई चट्टानें हैं। जैसे मार्बल की बात करें तो मार्बल जो है वो लाइमस्टोन से निर्मित होने वाली रूपांतरित चट्टान है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये जो चट्टानें होती है रूपांतरित चट्टानें वो दो प्रकार की होती है। पहला है सल्कित और दूसरा है असल्कित। तो फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड रॉक्स। सल्कित जिनमें खनिज एक बराबर समान रूप से नहीं होते, एक समान नहीं होकर के, जैसे मान लो ये आपकी चट्टान है और इस चट्टान में एक जगह पे इकट्ठे ये खनिजों का समूह पाया जा रहा है, फिर उसके बाद में ये खनिजों का समूह यहाँ पर इकट्ठा पाया जा रहा है, तो इससे क्या है उसमें पत्तीनुमा संरचनाएं बन जाती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सल्क युक्त चट्टान कहते हैं, सल्क बन जाते हैं उसमें। तो फोलिएटेड खनिजों की पत्तीनुमा व्यवस्था होती है। किस प्रकार की व्यवस्था होती है, खनिजों की जो व्यवस्था होती है वो पत्तीनुमा होती है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, सल्कित चट्टानें कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, नीस और सिस्ट इसका उदाहरण है। उसके बाद में सल्कित, असल्कित की बात करें, नॉन फोलिएटेड मतलब उसमें एक समान खनिजों की व्यवस्था होती है। खनिज जो है पूरी चट्टान में समान रूप से वितरित रहते हैं, तो इसलिए उस चट्टान का हमने क्या नाम रखा है, असल्कित रूपांतरित चट्टान। असल्कित रूपांतरित चट्टान का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, मार्बल। और मार्बल ऐसी चट्टान है जो राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में और नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में उत्तम किस्म का मार्बल पाया जाता है, जो वर्ल्ड फेमस है। मार्बल आजकल में इमारतों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला पत्थर है और ये कैल्साइट से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, कैल्साइट खनिज से निर्मित होता है, CaCO3 से निर्मित होता है। तो मकराना, नागौर में और किशनगढ़, अजमेर का जो मार्बल है वो वर्ल्ड फेमस मार्बल है, संगमरमर जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, संगमरमर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चट्टानों के बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है खनिज। खनिज क्या होते हैं, खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जो अकार्बनिक होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं जो तत्वों से मिलकर बनते हैं, विभिन्न तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने अकार्बनिक
कठोर पदार्थ को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिजों का रासायनिक संगठन जो होता है वो निश्चित होता है, क्योंकि पर्टिकुलर एलिमेंट से मिलकर बना है तो उनका रासायनिक संगठन जो है वो निश्चित रहेगा। उसके बाद में खनिजों के बारे में आगे हम देखते हैं कि खनिज एक तत्व वाले भी होते हैं, खनिज कठोर भी होते हैं, खनिज जो है वो मुलायम या सॉफ्ट भी हो सकते हैं। तो कई सारी चीजें इसमें हैं, वो हम देखते हुए चलते हैं। खनिज मिनरल्स खनन से प्राप्त तत्व है। किससे प्राप्त तत्व है? खानों से, खदानों से प्राप्त किए जाने वाले जो है उन्हें हम खनिज कहते हैं। खनिज अयस्क भी होते हैं, खनिजों के कई प्रकार की, जैसे मिट्टी खोदने के बाद में उसमें तत्व पाए जाते हैं, उनको हम खनिज कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित पदार्थ को हम क्या कह रहे हैं? दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित जो पदार्थ होगा उसे हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। खनिज कैसे होते हैं? अकार्बनिक होते हैं, इनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। उसके बाद में एक तत्व से निर्मित खनिज जो है वो हीरा है, सल्फर है, और बहुतत्व निर्मित खनिज जो होगा वो ग्रेफाइट है। सबसे पहले बात हम करेंगे खनिज के गुण। तो कठोर खनिज, तो सबसे कठोर खनिज कौन सा है? हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर खनिज होता है, इस पृथ्वी पर सबसे कठोर खनिज जो है वो हीरा है। और सबसे मुलायम खनिज की हम बात करें तो यहाँ आ जाता है टाल्क। सबसे मुलायम खनिज जो है या सबसे जल्दी बिखरने वाला खनिज जो है वो टाल्क है, मतलब टेलकम हम उसको कह सकते हैं, जिससे कि टेलकम पाउडर वगैरह बनाया जाता है। ये सबसे मुलायम है। और पृथ्वी पे पाए जाने वाला, पृथ्वी पर सबसे मुलायम खनिज जो होगा, सबसे मुलायम खनिज वो है भैया जिप्सम। क्या है? जिप्सम सबसे मुलायम खनिज जो है वो पृथ्वी पर पाया जाता है। अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो टाल्क जो है वो सबसे कमजोर खनिज है। उसके बाद में ये क्रिस्टलीय हो सकते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। प्लेटी, षटभुजाकार व आयताकार इनका जो है संरचना पाई जाएगी। ये रंगहीन हो सकते हैं, रंगीन हो सकते हैं, इनमें चमक हो सकती है, वो धात्विक चमक भी हो सकती है और अधात्विक चमक भी हो सकती है। अधात्विक चमक भी हो सकती है। धात्विक चमक जैसे कि कॉपर और अधात्विक चमक जैसे कि सीसा, धात्विक चमक पाई जाती है। इसके अलावा भी हम जो है गुणों में और भी कई सारी चीजें, जैसे अकार्बनिक होते हैं, ये भी चीजें लिख सकते हैं। इनका संगठन निश्चित होता है, ये भी उनके गुणों में आ जाएगा। तो ये इतने सारी चीजें हमने जो है खनिजों में पूछी है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि खनिजों के 4 गुण लिखिए या खनिजों के 6 गुण लिखिए, तो आप आराम से लिख सकते हो। कठोर, क्रिस्टलीय, मुलायम, प्लेटी, षटभुजाकार, आयताकार होते हैं, रंगहीन, रंगीन, चमकदार, जिनमें धात्विक व अधात्विक चमक पाई जाती है। ऐसी चीजें हम उसमें लिख सकते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा खनिज के बाद में, खनिजों का वर्गीकरण। अगला हमारा टॉपिक क्या है? खनिजों का वर्गीकरण। तो देखो, वर्गीकरण की हम बात कर लेते हैं कि खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है और कितनी कैटेगरी में बांटा रखा गया है, इनकी कितने ग्रुप बनाए गए हैं और किस आधार पर इनको जो है किस ग्रुप में रखा गया है। इन सब चीजों का वर्गीकरण हम यहाँ पर देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। मतलब उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के खनिज होते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज ऐसे खनिज जो चट्टानों को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब उनके कंपोजिशन या उनके संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, उन्हें हम प्राथमिक खनिज कहते हैं। और ऐसे खनिज जिनके कणों का आकार 0.002 mm से अधिक होता है प्राथमिक खनिज कहलाते हैं। यह चट्टानों के आवश्यक खनिज होते हैं, ये चट्टानों के लिए आवश्यक है, इनसे मिलकर के चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इनको हमने प्राथमिक कहा। उदाहरण क्या है इनके? फेल्सपार, माइका, क्वार्ट्ज, ये इसके उदाहरण है। उसके बाद में आता है द्वितीय खनिज। ऐसे खनिज जिनका आकार 0.002 mm से कम होता है, उनको हम क्या कह रहे हैं? द्वितीय खनिज कह रहे हैं। और ये प्राथमिक खनिज का सहायक तत्व होता है चट्टानों के निर्माण के लिए, चट्टानों के निर्माण में सहायक की भूमिका निभाते हैं। असेसरी न्यूट्रिएंट, कौन से? असेसरी मिनरल्स जो होंगे, इसमें वो सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे जिनके पीछे इट लगा हुआ है। ऐसे खनिज जिनके पीछे इट लगा हुआ है वो मोस्टली
ऐसा नहीं है कि इनमें एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन तो है। माइका का अगर मस्कोवाइट देखें तो उसमें भी ईंट लगा हुआ है, बायोटाइट में भी ईंट लगा हुआ है, पर मोस्टली आपको याद रखने के हिसाब से ये है कि आप ज्यादातर खनिजों के पीछे जहां ईंट लगा रहता है वो जनरली क्या होते हैं, द्वितीय खनिज होते हैं। उदाहरण के लिए कैल्साइट है, वर्मिकुलाइट है, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, हिमेटाइट है, लाइमोनाइट है, ऐसे कई सारे खनिज इस प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के खनिज होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, प्राथमिक और द्वितीयक। अगला हमारा आ जाता है रासायनिक संगठन के आधार पर, उनकी संरचना में कौन कौन से तत्व है, उनके आधार पर जो है खनिजों का रासायनिक संगठन किया गया है या रासायनिक वर्गीकरण किया गया है, उसको हम देख लेते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पहला है तत्व खनिज, मतलब तत्व ही जो है उसे हमने खनिज मान लिया है, जैसे कि हीरा और सल्फर, इन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व खनिज कहते हैं। दूसरा है कार्बोनेट, अर्थात अच्छा ये तत्व खनिज इसलिए है कि ये तत्व ही प्राप्त होता है, जैसे कई में तो क्या होता है कि कई सारे तत्व मिलकर के खनिज का निर्माण कर रहे हैं और वो कंबाइंड फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में ही उनकी जो खदान से खुदाई की गई है तो वो उसी रूप में मिलेंगे आपको। कार्बोनेट खनिज, ऐसे खनिज जैसे जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जैसे जिनमें कार्बोनेट समूह पाया जाता है, बाइकार्बोनेट समूह पाया जाता है, तो ऐसे खनिज जिनमें बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट पाया जाएगा उनको हम क्या कहेंगे, कार्बोनेट खनिज कहेंगे। इसके उदाहरण है कैल्साइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट CaCO3, MgCO3, मतलब उसमें भी कार्बोनेट है। उसके बाद में आ जाता है ऑक्साइड खनिज, ऐसे खनिज जिनमें ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड खनिज कहते हैं। इसमें एग्जांपल है आपका हीमेटाइट, हीमेटाइट के अलावा लाइमोनाइट, हीमेटाइट है, लाइमोनाइट है, ऐसे खनिज है वो ऑक्साइड खनिज कहलाते हैं। अगला आता है फेल्सपार समूह, फेल्सपार समूह प्लेजियोक्लेस फेल्सपार और आर्थोक्लेज फेल्सपार, दो टाइप के फेल्सपार होते हैं। फेल्सपार जनरली जो है वो पोटेशियम का स्रोत होता है, और कौन सा फेल्सपार, आर्थोक्लेज फेल्सपार पोटेशियम का प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक रूप है जो मिट्टी में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से पोटेशियम जो है एक तो आर्थोक्लेज से प्राप्त होता है और एक माइका से प्राप्त होता है, दो चीजों से प्राप्त होता है। प्लेजियोक्लेज फेल्सपार जो होते हैं उससे वो सोडियम और कैल्शियम आदि के रूप में उसमें जो है धनायन पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे माइका समूह, माइका समूह को दो भागों में बांटा गया है, पहला है मस्कोवाइट मतलब सफेद माइका, और दूसरा है बायोटाइट मतलब काली माइका। ये दोनों भी जो है वो किसके स्रोत हैं, पोटेशियम के स्रोत है। नेचुरल पोटेशियम, नेचुरल पोटास जो मिलता है वो मस्कोवाइट, बायोटाइट और आर्थोक्लेज फेल्सपार से मिलता है। जैसे कि हम आपसे बात कर लें कि जैसे नाइट्रोजन जो है वो उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो नाइट्रोजन का तो प्राकृतिक स्रोत क्या है, जीव जंतु व मृत पौधे, मृत जीव जंतु व मृत पौधे मतलब जीवांश पदार्थ जो है वो नाइट्रोजन का स्रोत है। ऐसे ही फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का नेचुरल सोर्स क्या है, तो नेचुरली फास्फोरस जो मिलता है वो एपेटाइट के रूप में मिलता है, मतलब कैल्शियम फोस्फेट के रूप में मिलता है। और फोस्फेट आपको पोटास का मैंने बता दिया, तीनों प्राथमिक पोषक तत्वों का मैंने बताया है। और माइका समूह और फेल्सपार से जो है वो पोटेशियम मिलता है। एपेटाइट, एपेटाइट ग्रुप ऐसा ग्रुप जिसमें कैल्शियम फोस्फेट के रूप में पाया जाता है और ये फास्फोरस का स्रोत है, जैसा कि हमने अभी बात की है। हॉर्न ब्लेंड समूह, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम के जो है वो सिलिकेट पाए जाते हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट जिसमें पाए जाते हैं उसको हम, उन खनिजों को हम किस में रखते हैं, हॉर्न ब्लेंड समूह में रखते हैं। ये था हमारा खनिजों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हम देखते हैं चट्टानों का अपक्षय। नेक्स्ट हमारा क्या है, चट्टानों का अपक्षय। अपक्षय मतलब क्या होता है, टूटना, वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स की वेदरिंग जो होती है वो किस किस प्रकार से होती है, कैसे कैसे चट्टानें टूटती है। तो चट्टानों का मूल रूप से टूट करके बिखरना या अनेक टुकड़ों में टूटना, रासायनिक परिवर्तन के कारण, भौतिक परिवर्तन के कारण और जैविक परिवर्तन के कारण। तो सिंपल सी परिभाषा बनती है चट्टानों का अपक्षय की, भौतिक, रासायनिक व जैविक शक्तियों के द्वारा चट्टानों का टूटना या बिखरना, डिसइंटीग्रेशन, उसे हम क्या कहते हैं, चट्टानों का अपक्षय कहते हैं। चट्टानों का अपक्षय तीन कारकों द्वारा होता है। पहला है भौतिक अपक्षय,
भौतिक कारकों के द्वारा होने वाला अपक्षय भौतिक अपक्षय कहलाता है। तो इसमें कौन कौन सी शक्तियां काम करती है? दाब, ताप, जल, वायु, बर्फ कण, हिमकण और बिजली। बिजली के गिरने से भी जो है चट्टानों में क्रेक आ जाते हैं। हिमकण मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर के लिए आपको पता ही है एक सबसे जबरदस्त त्रासदी जो हुई थी केदारनाथ त्रासदी। केदारनाथ त्रासदी जो है वो हिमकण का ही उदाहरण है। हमने देखा होगा कि जैसे ही वो ग्लेशियर पिघला है और ग्लेशियर से जो चट्टानें टूटती हुई और हमें वहां मलबाई दिखाई देता है तो वो हिमकण से टूटी। ऐसे बर्फ कण, जैसे कई दरारों में पानी भरने की वजह से क्या होता है कि वो पानी जो है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और बर्फ में परिवर्तित होता है तो पानी की तुलना में जो बर्फ का आयतन है वो 9 गुना ज्यादा होता है। कितने गुना ज्यादा होता है? 9 गुना अधिक होता है। इसलिए जैसे ही आयतन बढ़ेगा बर्फ का, 9 गुना आयतन ज्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? चट्टानें क्रैक होने लग जाती है और बर्फ जो है वो बहुत ज्यादा फोर्स जो है चट्टानों के ऊपर डालता है। इसीलिए हम देखते होंगे कि फ्रीज में हम बोतल भर के रखते हैं और वो जब उसमें बर्फ जम जाता है, फ्रीजर में बर्फ जमने के बाद में उसका कोई शेप ही नहीं रहता, वो अनशेप्ड हो जाती है। तो ये हम बर्फ के दबाव के कारण हमें देखने को मिलता है, और बर्फ जो है वो कई टन दबाव जो है वो डाल सकता है। बर्फ जो है कई टन दबाव, और कई टन दबाव की वजह से जो है चट्टानें टूट जाती है। वायु से भी जो है चट्टानों का हास हो जाता है। जैसे वायु के साथ अगर रेत बहती है तो वो उसको चिकना बना देती है। किसी सतह से बार बार अगर बहती है तो वो सतह चिकनी हो जाती है, मतलब वो टूट जाती है, धीरे धीरे वो टूटने लग जाती है। जल से भी टूट जाती है, और ताप से बार बार सिकुड़ने और फैलने से, श्रिंकिंग और स्वेलिंग से जो है चट्टानों में तापमान बढ़ जाता है और उससे वो बिखर जाती है। ये था भौतिक अपक्षय। और भौतिक अपक्षय के बाद में हम आ जाते हैं रासायनिक अपक्षय, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हमें उदाहरण भी ध्यान रखने पड़ेंगे, और इनको सिंपल रूप से याद करने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है जल योजन। पहला क्या है? जल योजन प्लस H2O। प्लस H2O मतलब क्या है? जल योजन, जल का जुड़ना। जैसे कि जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट में अगर H2O जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? CaSO4.2H2O हो जाता है। ऐसे ही जल अपघटन, जल अपघटन का देखो उदाहरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे एक खनिज है अपने पास आर्थोक्लेज। क्या है? आर्थोक्लेज खनिज है। अब इसका जल अपघटन होगा, जल अपघटन होगा तो इससे क्या बनेगा? अपने पास जो एल्यूमिनियम का अयस्क आएगा वो आएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद में ऑक्सीकरण प्लस O2। तो किसी चीज में अगर मान लो ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उससे जो है, जैसे फेरस ऑक्साइड है तो वो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। फेरिक ऑक्सीकरण में हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। अच्छा, इसमें जिप्सम के जगह एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं हीमेटाइट। हीमेटाइट जो है वो लाइमोनाइट में परिवर्तित हो रहा है। किसमें परिवर्तित हो रहा है? लाइमोनाइट में। अगर जल जुड़ जाता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? वो लाइमोनाइट, लाइमोनाइट में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही ऑक्सीकरण के फलस्वरूप फेरस ऑक्साइड है, तो फेरस ऑक्साइड जो है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। इसका उल्टा जो है वो अपचयन है, -O2। ऑक्सीजन के तत्व अगर उसमें से निकल जाते हैं तो उसे हम अपचयन कहते हैं। और उसके बाद में कार्बोनीकरण मतलब प्लस CO2। किसी खनिज में CO2 जुड़ करके जो है वो कार्बोनेट समूह का निर्माण करती है। इस प्रकार से खनिजों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। विलयन, जैसे कि NaCl को हम जल में घोल दें तो वो सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? सोडियम आयन व क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। अगला आता है जैविक अपक्षय। जैविक कारकों जैसे कि जीव जंतु व पेड़ पौधों के द्वारा चट्टानों का सरल रूप में टूटना क्या कहलाता है? जैविक अपक्षय कहलाता है। तो पहला है जीवों के द्वारा हो सकता है, और जीवों में सबसे बड़ा कारक क्या है? मनुष्य। जीवों में सबसे बड़ा कारक कौन सा है? मनुष्य सबसे बड़ा कारक है जो चट्टानों का अपक्षय करता है। जैसे किसी भी चीज का निर्माण करेगा तो उसे खनन करना पड़ेगा और उसके बाद में वो पत्थर निकालता है, तो उसमें कई सारे पत्थर टूटते हैं। उसके बाद में गिट्टी क्रेशर वगैरह ये सब चलते हैं, तो इसमें चट्टानों का हाश होता है। सूक्ष्म जीवों का भोजन होता है,
कई चट्टानों में जो है ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सूक्ष्म जीव उनसे निरंतर उनको भोजन लेकर के कमजोर कर देते हैं, जिससे कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है या टूट जाती है, बिखर जाती है। पादपों की जड़ों के द्वारा या पादपों के जड़ों के दबाव के कारण भी जो है चट्टानों में क्रैक आ जाता है। और इस प्रकार से जो है अपक्षय 3 प्रकार का होता है। अपक्षय के बाद में कि इन अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, तो ये सभी कारक जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है अपक्षय को प्रभावित करते हैं। हम उसको मोटे तौर पर जैसे भौतिक में आ जाएगा आपका जलवायु, जलवायु में वर्षा की गति, वर्षा की तीव्रता, वायु की गति, ये सब चीजें सम्मिलित की जाती है। ये सब चीजें जो है चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करती है और चट्टानों को टूटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमने जो देखा है वो है चट्टानों का अपक्षय, यहां तक हमने देखा है। अब अगला टॉपिक जो हमारा आ जाएगा वो है मृदा निर्माण। क्या है? मृदा निर्माण। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस। तो पेडोजेनेसिस जो होता है इसमें 2 वर्ड है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पेडोन और जेनेसिस। पेडोन मतलब होता है मृदा संरचना, मृदा संरचना, और दूसरा है जेनेसिस मतलब होता है निर्माण। मृदा संरचना का निर्माण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं या सोइल जेनेसिस कहते हैं। तो किस प्रकार से मृदा निर्माण होता है? मृदा निर्माण की 2 प्रक्रियाएं होती है, पहली और दूसरी। पहली प्रक्रिया क्या है? चट्टानों का टूटना, चट्टानों का टूटना या मूल पदार्थों का अपक्षय। मूल पदार्थ यहां पर क्या हो गए? चट्टाने, चट्टानों का अपक्षय हो गया। उसके बाद में दूसरा है मृदा प्रोफाइल निर्माण। मृदा प्रोफाइल निर्माण, ये 2 प्रक्रम यहां पर देखने को मिलते हैं। मृदा प्रोफाइल का निर्माण होना ही क्या है? चट्टानों का निर्माण है। तो देखो अब यहां पर क्या होता है, ये यहां पर चट्टाने हैं अर्थात मूल पदार्थ, चट्टान या इसे हम कह देंगे मूल पदार्थ, मूल पदार्थ कह देंगे या पैतृक पदार्थ कह देंगे, पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल है ये। अगर मान लो टूटता है रासायनिक, भौतिक और जैविक शक्तियों से, तो इससे हमारे पास जो बन के आता है वो है रिगोलिथ। क्या है? रिगोलिथ। रिगोलिथ क्या होता है? रिगोलिथ किसे कहते हैं? ये मृदा निर्माण के जस्ट नीचे जो मतलब अनकंसोलिडेटेड जो रॉक्स है, मतलब बिखरी हुई जो चट्टाने हैं, उन्हें हम रिगोलिथ कहते हैं। मतलब पैतृक पदार्थ के टूट जाने के बाद में जो पदार्थ बनता है उसको हम रिगोलिथ कहते हैं। अनकंसोलिडेटेड रॉक मतलब बिखरी हुई चट्टाने, इन्हें हम बेडरॉक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बेडरॉक इसलिए कह रहे हैं कि इसी के ऊपर मिट्टी होती है, इसलिए मिट्टी का बेड, तो बेडरॉक। रिगोलिथ को हम क्या कह रहे हैं? बेडरॉक कह रहे हैं। तो यहां से कौन सी प्रक्रिया हो रही है? अपक्षय हो रहा है। अपक्षय मतलब विखंडन, विखंडन मतलब डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन है। फिर रिगोलिथ से जो है वो निर्माणकारी प्रक्रिया होती है, संश्लेषण। संश्लेषण होगा मतलब निर्माणकारी प्रक्रिया है। यहां पर विच्छेदन के फलस्वरूप विच्छेदन होगा, या ऐसे कह सकते हैं सिंथेसाइज होंगे ये, और यहां पर बनेगा अपने पास सोलम। क्या बनेगा? सोलम, जो कि सत्य मृदा है। तो 2 प्रक्रियाएं इसमें होती है, विघटनकारी और निर्माणकारी। 2 प्रक्रियाओं के बाद में जो है सोलम का निर्माण होता है। तो पहले चरण में क्या होता है? चट्टानों से रिगोलिथ बनता है, और रिगोलिथ से दूसरे चरण में क्या बनता है? सोलम बनता है। तो ये 2 प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती है। तो जो प्रक्रियाएं इन ये सोलम बनाने के लिए पार्टिसिपेट करती है, जो भी प्रक्रियाएं इसको बनाने के लिए पार्टिसिपेट करती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? पेडोजेनिक, पेडोजेनिक प्रक्रम। क्या कहेंगे? पेडोजेनिक प्रक्रम कहेंगे, या प्रोसेस ऑफ पेडोजेनिक, प्रोसेस ऑफ पेडोजेनिक हम इसको कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे कि निर्माण होता है। तो मृदा निर्माण प्रक्रियाएं, मृदा निर्माण प्रक्रियाएं।
मृदा निर्माण प्रक्रियाएं। अगर आप अच्छे से इसको मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर के अगर मान लो वीडियो की स्टडी करते हो, तो ये एक प्रकार से रिवीजन क्लास नहीं मान करके आप इसको बेसिक क्लास ही मान लो, थ्योरी क्लास मान लो, इसमें आपका बहुत कुछ फायदा होने वाला है। या फिर अगर ये पॉइंट भी अगर आपने, ये जो बातें हम कर रहे हैं वो भी अगर आपने ध्यान रखी है, तो आपका इनमें सारा का सारा 100% काम होने वाला है और आपके एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं रहेगी। मृदा निर्माण प्रक्रियाएं, मृदा निर्माण की दो प्रक्रियाएं, दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। मतलब एक तो मूल प्रक्रियाएं होती है और एक सहायक प्रक्रियाएं होती है। तो दो प्रकार की प्रक्रियाएं इनमें होती है। तो मृदा निर्माण की जो है वो कितनी प्रक्रियाएं होती है भैया? पहला तो हो गया मूल प्रक्रियाएं या प्राथमिक प्रक्रियाएं, प्राथमिक प्रक्रियाएं, और दूसरा होता है विशिष्ट प्रक्रियाएं, विशिष्ट प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं के द्वारा ही जो है मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है। और मृदा प्रोफाइल का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? मृदा की उत्पत्ति कहलाता है। मृदा की उत्पत्ति क्या होगी? मृदा उत्पत्ति। मृदा उत्पत्ति अगर शब्द आ जाता है कि मृदा उत्पत्ति को परिभाषित करो तो क्या होगा? मृदा प्रोफाइल का निर्माण। मृदा प्रोफाइल, मृदा प्रोफाइल का निर्माण जो होगा वो क्या होगी? मृदा उत्पत्ति होगी। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है, कई सारी प्रक्रियाएं इसकी होती है, उसके बारे में पहला है पहली प्रक्रिया इसमें आ जाती है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन। दूसरी प्रक्रिया इसमें आ जाती है निक्षालन। तीसरी प्रक्रिया इसमें आ जाती है अपक्षालन। उसके बाद में आता है पोडजोलीकरण। पोडजोलीकरण के बाद में आता है लेटेराइजेशन। लेटेराइजेशन के बाद में आता है कैल्सीकरण। डीकेल्सीकरण। ग्लाइकरण। और ग्लाइकरण के बाद में आता है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन। ये महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हम यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। डीकेल्सी, लवणीकरण भी इसमें आ जाएगा। कैल्सीकरण के बाद में लवणीकरण, जैसे लवणीकरण। ये 10 प्रक्रियाएं हमने यहाँ पर लिखी है। अब देख लेते हैं कि क्या होती है ये प्रक्रियाएं। ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमस का जमाव। हम इसकी परिभाषा सिंपल से लिखेंगे। मृदा प्रोफाइल में ह्यूमस का जमाव अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। कौन से क्षेत्रों में होगा भैया? आर्द्र क्षेत्रों में ज्यादा होगा। आर्द्र क्षेत्रों में होगा। कौन से संस्तर का निर्माण करेगा? ओ संस्तर। कौन से संस्तर का निर्माण करेगा? ओ संस्तर का निर्माण ह्यूमिफिकेशन के कारण होता है। ह्यूमिफिकेशन मतलब, ह्यूमस मतलब कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ बार बार अगर जमता रहता है तो उससे ओ संस्तर बनता है। आर्द्र क्षेत्रों में ही जो है जीव पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, ह्यूमस भी वही ज्यादा बनेगा। तो ह्यूमस जमना, ह्यूमस का जमाव जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? ह्यूमिफिकेशन कहेंगे। दूसरी चीज आ जाती है निक्षालन। निक्षालन को हम लीचिंग भी कह देते हैं या सोइल साइंस की भाषा में इल्यूविएशन। इल्यूविएशन को हम कहते हैं वॉश आउट। वॉश आउट मतलब धुलना। क्या कहेंगे हम उसको? धुलना कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है वो पानी के साथ घुलकर
निचले संस्तरों, घुलकर निचले संस्तरों में गमन, संस्तरों में गमन। किसका गमन हो रहा है? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का, मतलब क्ले और उसके बाद में जो भी आपके सेस्कवी ऑक्साइड है उन सब का। हम बात करते हैं अपक्षालन, इसको हम कहते हैं आइल्यूविएशन। आइल्यूविएशन मतलब अपक्षालन, इसको हम दूसरी भाषा में निक्षेपण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण, वॉश इन। क्या कहेंगे इसको हम? वॉश इन कहेंगे। मतलब जो निक्षालित होकर आए हैं, जो बी संस्तर में आकर के जम जाते हैं, तो बी संस्तर, इससे कौन से संस्तर का निर्माण होता है? बी संस्तर का निर्माण होता है। और ये वहीं पर हो गई ऐसी प्रक्रियाएं जहां पर जो है आर्द्र क्षेत्र होते हैं, जहां पर बारिश वगैरह जो है अच्छी रेनफॉल होती है, वहां पर ये प्रक्रियाएं होती है। पोडजोलीकरण, पोडजोलीकरण शब्द कहां से आया? पोडजोलीकरण शब्द आया है, एक रूसी शब्द है, रूसी शब्द है पोडजोला। रूसी शब्द कौन सा है? पोडजोला। पोडजोला का अर्थ होता है राख। उसका अर्थ क्या होता है? राख। मतलब मिट्टी जो है, मिट्टी में से किसका निक्षालन हो रहा है? सेस्कवी, सेस्कवी ऑक्साइड, सेस्कवी ऑक्साइड जो होते हैं उनका निक्षालन हो जाता है। सेस्कवी ऑक्साइड क्या होंगे? आयरन व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, उनको हम क्या कहते हैं? सेस्कवी ऑक्साइड कहते हैं। उनका निक्षालन हो जाता है, तो अब जो है वहां पर क्या बच जाता है? सिलिका बच जाता है। मतलब इसमें यह भी कह सकते हैं लीचिंग ऑफ एंटायर सोलम, लीचिंग ऑफ एंटायर सोलम, एंटायर सोलम मतलब पूरे ही सोलम का जो है वो निक्षालन हो जाता है, जिससे कि मिट्टी जो है वो राख नुमा हो जाती है। और वो किस प्रकृति की हो जाती है? अम्लीय प्रकृति की हो जाती है, क्योंकि सिलिका ही ऊपर रह जाता है, तो ऊपर वाला जोन जो है वो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा और नीचे वाला जोन जो है वो किस प्रकृति का हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। तो ये चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पूरी तरह से जो है सेस्कवी ऑक्साइड का निक्षालन हो जाता है। अब हम आगे बात करें लेटेराइजेशन। लेटेराइजेशन में लेटेराइट जो है उसका अर्थ होता है ईंट के समान, ईंट के समान, ईंट के समान अगर मान लो लाल रंग है तो वो लेटेराइट है। क्या है वो? लेटेराइट। और इसमें क्या होता है? लेटेराइट में मतलब सिलिका का निक्षालन हो जाता है। किसका निक्षालन हो जाएगा? सिलिका का, सिलिका का निक्षालन हो जाएगा। पहले वहां क्या बचा था? सिलिका ही बची थी। क्या बची थी? सिलिका। और यहाँ पर सिलिका का निक्षालन हो जाता है और आयरन एल्यूमिनियम जहां के जही रह जाते हैं। इससे भी मृदा कैसी होती है? इससे भी मृदा अम्लीय प्रकृति की होगी। किस प्रकृति की होगी? अम्लीय। और इससे भी मृदा किस प्रकृति की हो रही थी? अम्लीय प्रकृति की हो रही थी। तो दोनों से मृदाओं का निर्माण जो हो रहा है वो अम्लीय प्रकृति की मृदा बन रही है। लेटेराइजेशन हो गया। उसके बाद में कैल्सीकरण। कैल्सीकरण में कैल्शियम कार्बोनेट का मृदा प्रोफाइल में जमाव, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मृदा प्रोफाइल में जमाव होता है तो उसे हम कैल्सीकरण कहते हैं। अगला आ जाता है डीकैल्सीकरण, तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षालन, उसे हम क्या कहेंगे? डीकैल्सीकरण कहेंगे। उसके बाद में गलाईकरण। ग्लाई जो है वो भी एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूरी मृतिका। जिसका अर्थ क्या होता है? भूरी मृतिका। मतलब भूरी ब्राउन क्ले जो रहेगी उसका मतलब होता है ग्लाई। तो भूरी मृतिका आकर के अगर मान लो प्रोफाइल में डिपॉजिट होती है तो भूरी मृतिका का जमाव वो क्या कहलाता है? आपका ग्लाईकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाईकरण कहलाता है। उसके बाद में आता है पेडोटर्बेशन, तो संस्तरों का मिश्रण। पेडोटर्बेशन का मतलब क्या होता है? संस्तरों का मिश्रण, मिश्रण होता है। हमने सुना है टर्बन, टर्बन मतलब होता है साफा, तो वो उसमें क्या एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे आता है। तो टर्बेशन मतलब ऊपर नीचे होना, ऊपर नीचे होना मतलब मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ सोइल जो है उसे हम क्या कहेंगे? पेडोटर्बेशन कहेंगे। और ये किसके कारण होता है? जैसे चींटी, दीमक, केंचुआ, ये ऐसे जीव हैं जो पेडोटर्बेशन को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद में लवणीकरण, मतलब अगर मान लो सोडियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम और पोटेशियम साल्ट अगर मान लो डिपॉजिट होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लवणीकरण कहते हैं। तो यह विभिन्न प्रक्रियाएं आपकी बुक में दी हुई है। अगर कोई सी भी प्रक्रिया पूछता है तो आप आराम से इनका वर्णन कर सकते हो इन शब्दों के माध्यम से। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से कारक है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होकर के और एक दूसरे से क्रियाएं करके या एक दूसरे से प्रभावित होकर के और मृदा का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मृदा निर्माण के कारक कहते हैं। तो ऐसे कारक जो मृदा निर्माण में योगदान या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्हें मृदा निर्माण के कारक कहते हैं। मृदा निर्माण के कारक कितने होते हैं? तो सबसे पहले जो है सन 1900 में वीवी डोकुचेव ने बताया कि मृदा का निर्माण जो है वो 3 चीजों से होता है: पैतृक पदार्थ, जलवायु और जैवमंडल। वीवी डोकुचेव ने बताया कि मृदा का जो निर्माण होता है वो इन 3 कारकों के आपसी संबंध से होता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान के जनक। मृदा विज्ञान के जनक या फादर ऑफ पेडोलॉजी भी कह देते हैं। मृदा विज्ञान के जनक, फादर ऑफ सॉइल साइंस तो है ही, और फादर ऑफ पेडोलॉजी भी इन्हें हम कह सकते हैं। मृदा विज्ञान के जनक, ठीक है, फादर ऑफ पेडोलॉजी या फादर ऑफ सॉइल साइंस। आगे इसी चीज को, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में जो वैज्ञानिक हैं वो आए हैं वीवी डोकुचेव के बाद में। वीवी डोकुचेव ने, अच्छा एक और चीज है, वीवी डोकुचेव ने सन 1900 में ही ये चीज बता दी कि मृदा का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? पैतृक पदार्थ, जलवायु व जैवमंडल। तो कितने कारक थे? 3 कारक सम्मिलित थे। अगला वैज्ञानिक जो आता है वो जेनी। क्या है? जेनी। अब जेनी ने जो है उसको क्या किया है? कारकों को सूत्र से संबंधित किया, सूत्र में रखा। तो सभी कारकों को सूत्र में रखा और उन्होंने बताया कि ये सभी कारक जो सूत्र में जो कारक हैं वो सभी के सभी कारक एक दूसरे से परस्पर क्रिया करके मृदा का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से लिखा? सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस और फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? क्लाइमेट, बायोस्फीयर, रिलीफ मतलब ढलान, बीपी पेरेंट मटेरियल और टी टाइम। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? सोइल फॉर्मेशन, इसका मतलब है फैक्टर मतलब कारक, इसका मतलब होगा जलवायु मतलब क्लाइमेट, बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल, रिलीफ मतलब ढलान या स्थलाकृति जिसको हम बोल देते हैं। वैसे तो स्थलाकृति के लिए टोपोग्राफी वर्ड यूज होता है, रिलीफ के लिए ढलान यूज होता है। मतलब ढलान को मैं आगे अभी आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। पेरेंट मटेरियल पैतृक पदार्थ, और उसके बाद में टाइम समय। तो इस प्रकार से कारकों को जेनी के द्वारा प्रदर्शित किया गया। उसके बाद में इसी क्रम में आगे जो है जोफे ने जो है इन कारकों को सक्रियता के आधार पर विभाजित कर दिया। जोफे के अनुसार जो है कारक 2 प्रकार के हुए। सक्रिय कारक जो कि निष्क्रिय कारकों पर क्रिया करते हैं, ऐसे कारक जो निष्क्रिय कारकों पर क्रिया करते हैं, जो स्थिर, ये अस्थिर है। सक्रिय कारक में क्या आ जाएगा आपका? क्लाइमेट और बायोस्फीयर जैवमंडल। ये 2 कारक जो है वो किस में आते हैं? सक्रिय कारकों में आ जाएंगे। और निष्क्रिय कारक जैसे कि जो स्थिर होते हैं, जैसे कि रिलीफ है, पेरेंट मटेरियल मतलब चट्टाने हैं, और उसके बाद में टाइम है, इनको हमने किस में रखा है? निष्क्रिय कारकों में रखा है। वैसे तो टाइम नेचुरल फैक्टर है। नेचुरल फैक्टर मतलब ये अपने आप चलता रहता है, चाहे ये फैक्टर काम करे नहीं करे। तो सक्रिय कारक जो है वो क्लाइमेट व बायोस्फीयर है, और निष्क्रिय कारक जो है वो रिलीफ और पेरेंट मटेरियल है। तो ये जोफे के अनुसार कारकों का वर्गीकरण हो गया। तो सक्रियता के आधार पर
सक्रिय कारक ऐसे कारक जो निष्क्रिय कारकों के ऊपर क्रिया करते हैं, जैसे पहाड़ है, पहाड़ पे जलवायु मतलब जैसे वर्षा, पहाड़ पे वर्षा होगी तो उससे अपर्दन होगा और अपर्दन से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें कैसे आ सकती है। तो क्लाइमेट कई तरीके से, जैसे ताप है, वर्षा है, आर्द्रता है, उसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर हैं जो जलवायु के अंतर्गत निहित होते हैं। इसी प्रकार से बायोस्फीयर में जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी चीजें किसमें आती है, बायोस्फीयर या जीवमंडल में सम्मिलित की जाती है। उसके बाद आता है रिलीफ। रिलीफ जो है वो किस प्रकार से मृदा निर्माण में भाग लेती है या मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला है, मृदा निर्माण करने वाला कारक है। रिलीफ मतलब ढलान, तो ढलान जो है वो इसको प्रभावित करती है। अल्टीट्यूड, ढलान का जैसे ऐसे देखते हैं हम, ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी में इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मतलब मकर रेखा और कर्क रेखा है। तो इधर अगर हम ढलान पे जाएंगे तो हमें जो है जलवायु परिवर्तन मिलेगा, इधर ढलान में जाएंगे तो जलवायु परिवर्तन मिलेगा। तो ढलान एक प्रकार से जो है, रिलीफ जो है वो एक प्रकार से, या अल्टीट्यूड जो है, समुद्र तल से ऊंचाई जो है, वो एक प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। तो जो पहाड़ों में जो है वो मृदा निर्माण तेज गति से होता है और मैदानी क्षेत्रों में जहां पर समतल है वहां पर मंद गति से मृदा का निर्माण होता है। ऐसे ही टाइम है, टाइम एक नेचुरल फैक्टर है और ये कई लाखों वर्षों में जाकर के जो है कई सेंटीमीटर मृदाओं का निर्माण होता है। ये हमने जो चैप्टर पढ़ा है ये था आपका चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर में भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको क्लियर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा है, आपको लगा है कि ये नॉलेजफुल वीडियो था और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए एक अच्छा वीडियो है, तो आप आगे के वीडियो के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।